नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर। बात करते हैं दिल्ली चुनाव की, जहां पर राहुल गांधी ने दिल्ली चुनाव की तस्वीर बिल्कुल ताबड़तोड़ रैलियां, जिस तरीके से वो यमुना के गंदे पानी की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। हर रैली में वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से मोदी जी झूठ बोलते हैं, उसी तरीके से केजरीवाल भी झूठ बोलते हैं। मोदी जी ने बहुत सारे वायदे किए थे, वो वायदे पूरे नहीं हुए। वही चीज वो अरविंद केजरीवाल पर भी लागू कर रहे हैं। क्या दिल्ली का चुनाव राहुल गांधी ने पलट दिया है? और अभी कुछ आगे जो 3 या 4 दिन बचे हैं, उसमें प्रियंका गांधी भी अब दिल्ली चुनाव में रैलीज करेंगी। तो क्या ये पूरा चुनाव, जो कि बाइपोलर चुनाव, और इसको बताया जा रहा था कि ये चुनाव, असल चुनाव बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में है, तो ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में बीजेपी तो गायब हो गई है, लेकिन असली लड़ाई राहुल गांधी ने ये अपने प्रचार और प्रसार से ये किया कि असली लड़ाई अब केजरीवाल और राहुल गांधी के बीच में दिख रही है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता विंग कमांडर अनुमा आचार्य हमारे साथ हैं। अनुमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनगणमन 24/7 पर। और मेरा पहला सवाल मैम यही है कि क्या राहुल गांधी ने दिल्ली के चुनाव को पूरी तरह से पलट दिया है? नीलू जी नमस्कार। ये मुझे जो आपका सवाल है बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से, महीने भर से मीडिया के पास जो मुद्दे थे वो थे शीश महल, राजमहल। उसके बाद यमुना जी के पानी में जहर मिला दिया। तो बेसिकली देश का मीडिया भी शायद किसी स्ट्रैटेजी के तहत अरविंद केजरीवाल और मोदी जी को आमने सामने खड़ा कर रहा था, या ये कहें कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी को साथ खड़ा कर रहा था। तो ये जो राहुल गांधी जी ने पहले सीलमपुर से शुरू किया था, लेकिन उनकी 2-3 दिन तबीयत खराब रही। तो उसके बाद उन्होंने जब मऊ में हमारी जो संविधान रैली थी, जय बापू जय भीम जय संविधान, उसके बाद उन्होंने जो लौट कर प्रचार शुरू किया है, पहले ओखला में गए, उसके पहले गोल मार्केट में गए वो संदीप दीक्षित जी की सभा में, कॉन्स्टिट्यूंसी में। उसके बाद वो कल बादली में थे और आज भी उनकी सभाएं हैं। ऐसे ही प्रियंका जी अभी वायनाड में थी, लेकिन वो वजीरपुर में 2 तारीख को रैली करेंगी। तो चुनाव डेफिनेटली अब मुद्दों पर आ गया है। भारतीय जनता पार्टी थोड़ा परिदृश्य के बाहर दिखती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने तरफ से कोशिशें बड़ी की थी। एक तरफ गुरमीत राम रहीम जैसे लोगों को छोड़ा, आसाराम को पैरोल दी। उसी तरह से अरविंद केजरीवाल जी को भी 3-4 महीने पहले छोड़ दिया, जिससे कि वो तैयारी कर सके। कांग्रेस की जमीन जो थी, वही जमीन आम आदमी पार्टी जमीन ने ली है। और हम देखते हैं कि बीएसपी ने भी अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं, एआईएमआईएम भी लड़ रही है। तो ये सारे लोग कांग्रेस की जमीन पर ही घात लगाते हैं, और बीजेपी को उससे फायदा ये मिलता है कि उसको वो काम जो वो देर से कर सकती है कांग्रेस के रहते हुए, उसके लिए आसान हो जाती है जमीन। जैसा कि दिल्ली चुनाव के पहले बीजेपी कांग्रेस को नहीं हटा सकती थी। शीला दीक्षित जी ने जो काम किया था, दिल्ली के नागरिक उनसे बहुत प्रभावित थे और वो हटा ही नहीं सकती थी। लेकिन क्या किया कि उन्होंने विवेकानंद फाउंडेशन बनाया, वहां पे एक लोकपाल आंदोलन शुरू किया। उसमें श्री श्री रविशंकर भी आ गए, ये दिखाने के लिए कि निष्पक्ष लोग हैं। वो बाबा रामदेव भी आ गए। उसी में अरविंद केजरीवाल भी थे, उसी में मनीष सिसोदिया भी थे, उसी में किरण बेदी भी थी, उसी में वीके सिंह भी थे जनरल साहब। तो ये सारे लोग एक तरह से षड्यंत्र था, साजिश थी कि सीधे नहीं तो टेढ़े सही। और फिर बीजेपी को नहीं मिलेगी सत्ता, उसको प्रॉब्लम नहीं है। उसको आम आदमी पार्टी को मिलती है और सत्ता, तो उसका काम आसान होता है। इसी तरह आम आदमी पार्टी को बीजेपी की सरकार बन जाए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो कि राजीव कुमार, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चाल चल गए हैं, वोटर घोटाला वो कर चुके हैं एक तरह से। तो राजीव कुमार जाने के पहले नरेंद्र मोदी जी को एक गिफ्ट देना चाहते होंगे, जिससे कि उनको राज्यपाल या कोई बड़ा पद, या जो रिटायरमेंट के बाद इन लोगों को जो जैसे गोगोई जी को मिला और भी लोगों को मिला, और जैसा सुन रहे हैं कि चंद्रचूड़ जी को भी मिलेगा, या ना भी मिले तो उनको ऑलरेडी उन्होंने बहुत ऐसे सर्कल में जोड़ा हुआ है जहां पे वो जाके अपनी बातें बार बार रख रहे हैं। तो ये सारा कुछ बीजेपी का ही किया धरा है। ये आरएसएस इसी तरह से सोचती है। एक तो साजिशों के बारे में साजिशें करती है, अफवाहें उड़ाती है, भ्रम की स्थिति लाती है। और कांग्रेस को उखाड़ने की कोशिश इसलिए करती है कि कांग्रेस कमजोर होते से उनका एजेंडा कि इस देश में हिंदू मुस्लिम आपस में बंट जाए और बांटने की राजनीति उनकी कारगर हो जाए और लगातार वो सत्ता में बनी रहे। क्योंकि छोटी छोटी पार्टियों को तो अजगर की तरह लील लेना उनके लिए बड़ा आसान है।
तो इसलिए आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां बीजेपी के हाथ से खेलती हैं, मोहरा बनती हैं। लेकिन राहुल गांधी जी ने जिस तरह से अपने कार्यकर्ताओं के बीच में भी बड़ी सीधी सीधी बात कर दी है कि भाई ये हमारी लाइन है। आपने देखा होगा राहुल गांधी जी 10-15 दिन पहले भी यमुना के तट पर गए थे और तब उन्होंने केवल ये बात की थी कि यमुना का पानी जो है इसमें पानी नहीं है, इसमें सिर्फ गंदगी है। लेकिन कल वो जिन लोगों से जिन्होंने ऐसे लोगों से उन्होंने जो बातचीत की, तो उसके बाद लोगों के समझ में ये भी आया कि दिल्ली में यमुना जी तो है ही नहीं, उनका अपना प्रवाह तो खत्म ही हो गया है। ये जो भी है ये बाथरूम से निकला हुआ और नालों से निकला हुआ प्रवाह है। तो राहुल गांधी जी ने दिल्ली के मुद्दों को बहुत साफ कर लिया और वो जो मुद्दे जो लोगों की भावनाओं से जुड़े हैं, यमुना जी का पानी, दिल्ली में पानी की समस्या है। केजरीवाल जब से पानी की और बिजली की बात करते हैं, वजीरपुर में तो उनको चुनौती देते हैं हम लोग कि आप आइए और नल से पानी निकालिए, एक गिलास पी जाइए पानी। वो कहते हैं तीसरे फ्लोर तक आराम से पानी आता है, वहां नीचे ग्राउंड फ्लोर में भी मोटर लगानी पड़ती है। तो ये जो केजरीवाल जी के झूठ है, राहुल गांधी जी ने एक दो अपनी रैली से ही इसका पर्दाफाश किया था और अब तो कांग्रेस के कार्यकर्ता में और भी ज्यादा जोश है। मैं मानती हूँ कि हम लोग काफी 4% पर चले गए थे, लेकिन इस बार हमारा न केवल वोट प्रतिशत आगे बढ़ेगा, हमारे बहुत सारे सीटें ऐसी हैं जहां हम बहुत मजबूत हैं और वहां हम देखेंगे कि कांग्रेस के विधायक बनेंगे सब। अनुमा जी, लेकिन जिस तरीके से डायरेक्ट हिट करते हुए राहुल गांधी केजरीवाल को नजर आ रहे हैं, क्या अब ये सारी जो इंडिया गठबंधन की एक केमिस्ट्री होती थी, एक हेजिटेशन होता था कि भाई ये हमारे इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं, हम कम से कम इनके बारे में ना कहें, तो अरविंद केजरीवाल ने ही उस लक्ष्मण रेखा को लांघ गए और उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट निकाला जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को बेईमान बोल दिया। क्या वो एक टर्निंग पॉइंट था कांग्रेस के लिए दिल्ली के चुनाव को लेकर? क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी को सबसे बेईमान नेताओं की लिस्ट में उनके एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर ने डाल दिया, तो क्या फिर इसके बाद राहुल गांधी को लगा कि अब ये सब केमिस्ट्री और ये जो गठबंधन के जो धर्म है उसको सब भुला दो और अब सीधे सीधे एक अकेले लड़ाई लड़ने की जरूरत है कि कांग्रेस, जो नई कांग्रेस किस तरह से काम करेगी, क्या दिल्ली चुनाव उसका एक नया ब्लूप्रिंट लेकर देगा? देखिए, बहुत सी चीजें सोचने में आती हैं। एक तो ये कि अरविंद केजरीवाल ने कभी भी कोई मुरव्वत नहीं की। कांग्रेस अगर उनकी सहयोगी थी तो भी वो गुजरात में पहुंच गए और उन्होंने वोट काटे और कांग्रेस की सीटें कम की। इसी तरह से वो हिमाचल में भी कूदे, उनको कोई फायदा नहीं हुआ, वो अलग बात है, लेकिन वो कई राज्यों में ऐसा कर चुके हैं। तो अगर वो अलायंस का धर्म नहीं निभाते और उनके कारण कांग्रेस की अपनी जमीन खत्म होती है। मैं आपको बताऊं, दिल्ली चुनाव जब लोकसभा चुनाव थे तो बहुत से लोगों ने मुझे फोन किया, बोले भाई हम तो कांग्रेस के लोग हैं, हम आम आदमी पार्टी को वोट नहीं कर सकते, आपने कर लिया होगा गठबंधन पर हम घर से निकलेंगे ही नहीं। तो आप जिस तरह से हम उन चुनावों में एक भी सीट इंडिया अलायंस की तरह नहीं ले पाए, उसका सच अब लोगों को समझ में आता है। अरविंद केजरीवाल से कोई बूंद नहीं मिल रहा है हमारी पार्टी को या गठबंधन को, कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। हरियाणा में देखिए, क्या वो एक भी सीट जीत पाए? उन्होंने सीट तो मांगी थी लेकिन मिला नहीं। तो पंजाब में भी कोई कमाल नहीं कर पाए। तो कुल मिला के मतलब कहानी ये बनती है कि जब आप गठबंधन धर्म नहीं निभा रहे और आप इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप में बीजेपी को ही फायदा दे रहे और साथ में गठबंधन के जो दूसरे सहयोगी हैं उनको आप कांग्रेस की बुराई कर करके उनको इस तरह से प्रेरित कर रहे हो कि वो आपके साथ आके खड़े हो जाए, तो ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि कौन कैसा है, आईना दिखाना बहुत जरूरी है। अब मुझे ऐसा लगता है कि जिस टीएमसी और अखिलेश जी की समाजवादी पार्टी ने इस चुनावों में ये सामने से कह दिया कि भाई हम अरविंद केजरीवाल का सपोर्ट करेंगे, उन सबको भी इन चुनावों के बाद वो सच दिखेगा। अगर ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी जो वोटर घोटाला स्कैम कर चुकी है उसके बाद और कोई हेर फेर नहीं करती है, अगर लोगों के ही ऊपर हम छोड़ दें इसको, बिल्कुल ऑर्गेनिक अगर ये चुनाव हो जाए, तो कांग्रेस कम से कम 10 सीटें जरूर जीतेगी। कांग्रेस का वोटर वहीं खड़ा है, वो सिर्फ ये देखना चाहता था कि पार्टी दोबारा अपने आप को रिक्लेम कर रही है कि नहीं। और हमने अभी देखा है, मैं कल एक चुनावी रैली में थी, मैं नीनू जी मैं रो पड़ी थी सच में। मैं उस जगह पे जब मैं गई तो ये वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, वजीरपुर विधानसभा में एक गैस एजेंसी और गौरी शंकर मंदिर के बीच में गलियां हैं। उन गलियों में दिन के भर दोपहरी में वहां अंधेरा और सीलन है और बदबू है।
और उसी में वो नालियां हैं जो पटी पड़ी हैं कचरे से, और वहां लोग रहते हैं। और आप भी अगर वहां जाएंगी तो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा कि ये हमारा देश है जिसमें हमने इतनी तरक्की सेना में की, इतनी तरक्की हमने अंतरिक्ष में की, इतनी तरक्की हमने अलग अलग जगहों में की, क्षेत्रों में की, लेकिन उस जगह में लोग अमानवीय नारकीय स्थिति में रह रहे हैं। मतलब ये बर्दाश्त करने के बाहर की बात है। आम आदमी पार्टी ने इन लोगों का सिर्फ भरोसा जीता, वो भी झूठ बोलकर, भ्रम में डालकर, और उसके बाद उनको अपनी नियति पर छोड़ दिया, उनके साथ खड़ी नहीं हुई। आप देखिए अलग अलग समय पर कहीं केजरीवाल अपने आप को ज्यादा धार्मिक दिखाने की कोशिश करते हैं, अक्षरधाम मंदिर में वो 35 लाख रुपए एक आयोजन में खर्च कर देते हैं। पहले जो कहते थे कि बाल बच्चों की कसम खाता हूं राजनीति में नहीं आऊंगा, राजनीति में आते हैं। छोटी ब्लू कलर की उनकी मारुति कार को छोड़कर अब वो काफिले के साथ चला करते हैं। और उसके बाद जो शीश महल उन्होंने बनाया है, मतलब मैं उसे शीश महल ना भी कहूं, पर लग्जरी की जो उनके अंदर जो अमीर परस्ती हो गई है उसके बारे में तो कहना पड़ेगा ना, वो तो दिख रहा है। पहले कार्यकाल में उन्होंने मार्केटिंग का ग्राउंड बनाया था कि भाई मैं मोहल्ला क्लिनिक बना रहा हूँ। स्कूल वही थे जो शीला जी के समय में थे, सरकारी स्कूल किसी पार्टी ने नहीं खोले। बसें जो थी डीटीसी की ज्यादा चलती थी, शीला जी ने पूरे दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त किया था, इससे कौन इनकार कर सकता है। जो पहले वो छोटे वाले बड़े वाले टेम्पो चलते थे, जिसको कुछ लोग गणेश जी कहते थे, कुछ लोग उसे भटसुअर कहते थे, तो वो उससे दिल्ली को निजात दिलाई। उसके बाद दिल्ली जो पूरा काला धुआं होता था उसे हटाया, पूरे दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर का नक्शा बनाया जिसपे आज केजरीवाल काम कर रहे हैं और शीला जी के किए हुए काम को अपने नाम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें अब लोग देख रहे हैं, लोग उभर के कह रहे हैं। एक जगह पर एक माहौल क्या है करते हैं एक चैनल के लोग, तो वो पहुंचे और वहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने कहा ये देखिए मोहल्ला क्लिनिक देखिए, ये स्कूल देखिए। तो वहां एक महिला थी जो 80 साल की थी, उसने कहा ये स्कूल तो कांग्रेस ने बनाया था। तो वो कहने लगा अरे ये देखिए, ये एसबीआई के बाजू में देखिए, ये देखिए, वो देखिए। तो वहां बैठे एक बुजुर्ग ने और कह दिया कि भाई ये काम तो सारा का सारा कांग्रेस पार्टी का किया हुआ है। तो लोग अब सामने आके बात कर रहे हैं और ये बहुत कमाल की बात है। दिल्ली के लोग जानते हैं दिल्ली को कांग्रेस ने बनाया है, कांग्रेस गवर्नेंस जानती है, कांग्रेस लोगों के साथ खड़ी होती है, चाहे वो दलित हो, अल्पसंख्यक हो, पिछड़े हो। तो कांग्रेस का अपना वोटर वापस आ रहा है और ये हमें परसेंटेज में भी जीत दिलाएगा। और कम से कम शुरुआत के तौर पर मानिए तो हमें 5 के ऊपर 10 के आसपास सीटें मिलना चाहिए। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन की जो सारी बातचीत हो रही है उसके बीच में दिल्ली का चुनाव बहुत अहम होगा। और अब कांग्रेस की क्या रणनीति होगी बाकी राज्यों के चुनाव में, 2029 के चुनाव में, हालांकि 2029 का चुनाव अभी बहुत दूर है, अभी तो खत्म ही हुए हैं 2024 के चुनाव। लेकिन क्या ये जो एकला चलो रे का जो एक सुर कांग्रेस का नजर आ रहा है कि जो नई कांग्रेस होगी वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, हाफ हार्टेड लड़ाई में नहीं विश्वास करेगी और अपने दम पर, अपनी विचारधारा, अपनी ताकत के ऊपर अकेले लड़ेगी, क्या ये सुर सिर्फ मुझे सुनाई पड़ रहा है या वाकई में इसका जो डिस्कशन है वो पार्टी में भी शुरू हो गया है? रुमा जी, देखिए आपकी, एक तो आपने वन नेशन वन इलेक्शन की बात की, तो इसको मैं बाद में लेती हूँ। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपने 2-3 बातें एक साथ कही। तो जहां तक सबको साथ लेकर चलने की बात है, कांग्रेस के दरवाजे हमेशा खुले हैं, क्योंकि हम कलेक्टिव ओनरशिप में विश्वास करते हैं। जो देश है, एक व्यक्ति एक मूल्य, चाहे वो ब्राह्मण है, अमीर है, क्षत्रिय है, दलित है, अल्पसंख्यक है, एक मूल्य है उसका। मैं, आप या कोई भी व्यक्ति जो रिक्शा चलाता है, हम एक बराबर हैं। बीजेपी ने जो एक नया आजकल लोगों के दिमाग में भर दिया ना, तुम्हारे एक के वोट से क्या होगा, हम तो जीत रहे हैं। तो जो एक वोट की कीमत है वो कांग्रेस समझती है। हम, देश की जो ओनरशिप है वो हर एक के पास है, मतलब हर कोई उसका उतना ही अधिकारी है जितने हम हमेशा, कांग्रेस जो है हमेशा कहती है कि अधिकार की बात, कि जो भी जब भी हमारे पास ताकत आई है, लोगों के हाथ में ताकत वापस गई है। हम कॉर्पोरेट के भी खिलाफ नहीं है। हम ये कहते हैं कि सब मिलकर काम करिए, एक व्यक्ति के पास सब कुछ नहीं होना चाहिए। तो कांग्रेस सबका स्वागत करेगी, लेकिन तब जबकि वो व्यक्ति कहीं पीछे से बीजेपी से हाथ मिलाए ना बैठा हो, आरएसएस की विचारधारा को धीरे से लोगों के बीच सरका ना रहा हो। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, अरविंद केजरीवाल ने एक बार कहा था कि
कि महात्मा गांधी के फोटो के बाजू में लक्ष्मी जी और गणेश जी के चित्र भी लगाना चाहिए। क्या करना चाह रहे थे वो, क्या बताना चाह रहे थे वो? अगर वो कहते कि चारों धर्म के सिंबल लगाइए, चारों धर्म के प्रतीक लगाइए, जिसमें सत श्री अकाल, द ट्रूथ इज टाइमलेस, और इसी तरह से या ये भी लगाइए, या वो कहते कि पारसी धर्म भी लगाइए, तो वो एक बात अलग होती। लेकिन उन्होंने सिर्फ लक्ष्मी गणेश पर उसको केंद्रित किया। इसका अर्थ वही है जो बीजेपी चाहती है, वही अरविंद केजरीवाल चाहते हैं। और बीजेपी जिस तरह से केवल नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ती है, आम आदमी पार्टी के पास भी कोई दूसरा चेहरा हमको दिखता नहीं है। दूसरा चेहरा अगर आतिशी का भी आता है तो कुर्सी के बाजू में कुर्सी लगाकर वो प्रशासन करना चाहती हैं। मुझे तो महिला होने के नाते उन्होंने बहुत शर्मिंदा किया है कि उन्होंने इस तरह से अपनी बात कही। हाँ, और जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात आती है तो एक चीज मैं बहुत साफ बता दूं कि जो छोटी पार्टियां हैं उनको प्रॉब्लम होगी इससे, कांग्रेस को उतनी मुश्किल नहीं होगी। आप ये सोच कर देखिए कि जब इलेक्शन एक ही बार होगा तो लोग उनको दो ही के बीच में चुनना होगा, और तब वो कांग्रेस को चुनेंगे अगर वो बीजेपी को नहीं चुन रहे हैं। तो एक बात। दूसरी बात ये है कि बीजेपी अलग अलग पार्टियों को आसानी से गड़प कर जाती है, तो उससे भी उन्हीं पार्टियों का नुकसान है। लेकिन मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता है नीलू जी कि बीजेपी खुद नहीं चाहती है वन नेशन वन इलेक्शन, उसका केवल हवा खड़ा करना चाहती है। तभी तो बीजेपी के अपने सांसद वोटिंग से गायब हो जाते हैं। अब जरा सोचिए तो, नरेंद्र मोदी का इतना डर है, क्या कोई ऐसा कर सकता है कि स्किप कर जाए? जानबूझ के स्किप कराया जाता है जिससे वो पास ही ना हो, और पास होगा भी तो लागू नहीं होगा। ये मैं ऐसा मान रही हूँ। मैं राजनीति कम समझती हूँ लेकिन थोड़ा जल्दी सीखने लगी हूँ। शायद ऐसा है कि वो खुद नहीं चाहते कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उसका हवा खड़ा कर रही है। लेकिन अगर होगा तो फिर इन पार्टियों को जो हमारे साथ इंडिया अलायंस में आई, उनको दोबारा सोचना पड़ेगा कि वो कहाँ जाना चाहती है। क्या वो खत्म होना चाहती है, या फिर वो कांग्रेस के साथ कलेक्टिव ओनरशिप का ये देश दोबारा बनाना चाहती हैं, जिसको बीजेपी ने बहुत बुरी तरह से शत विक्षत किया। जी, अब बस आखिरी के दो सवाल की क्या वाकई में जो एक बाइपोलर एक गोदी मीडिया ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि दिल्ली चुनाव पूरा बाइपोलर है, ये चुनाव असल में केजरीवाल बनाम बीजेपी है, कांग्रेस कहीं स्टैंड नहीं कर रही है। आज क्या राहुल गांधी ने, और अब जो प्रियंका गांधी की भी रैली आने वाले 3-4 दिनों में होगी, क्या दूध का दूध पानी का पानी हो गया है कि बीजेपी दिल्ली के चुनाव से गायब हो गई है, और राहुल गांधी को उसका श्रेय जाएगा कि उन्होंने छू मंतर कर दिया एक तरीके से बीजेपी को दिल्ली के चुनाव से। हम दिल्ली चुनावों में अर्ली एंट्री मारी थी हमने, मतलब अगस्त में ही मारी थी। लेकिन जो पियर्सिंगली हम यहाँ पर आए, क्योंकि हम रुख देखते हुए आगे बढ़े, हमें लगा कि शायद ऐसा होगा कि एक तरह का ही सॉफ्ट कॉर्नर होगा। लेकिन जब हमने रुख देखा तो समझ में आ गई बात कि ये तो हमारी ही जमीन के कब्जाने की बात है। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि राहुल जी के आने के बाद से मीडिया का ये दिखाना कि दो तरफा चुनाव है, जो पहले शीश महल राजमहल की राजनीति में हो गया था, जिसमें आम आदमी पार्टी कहती थी मोदी जी के पास 5,000 सूट हैं, 6,700 जूते हैं, उनके पास 200 करोड़ रुपए का झूमर है। ये सारी बातें करके पूरा डिस्कोर्स, रोज डिबेट इसी पर हो रहा था। आप देखिए, शीश महल और राजमहल पे हो रहा था, उसके बाद जमुना जी के ऊपर होने लगा। तो अब उसमें जब संदीप दीक्षित ने एक चुनौती दे डाली अरविंद केजरीवाल को कि आइए जंतर मंतर पर आइए, आप अपनी बातें साबित करिए, फिर उसके बाद राहुल गांधी जी उसमें जब कूदे, तो बिल्कुल साफ हो गया कि अब मीडिया का ये नैरेटिव भी बनाना कि ये दो तरफा चुनाव है, ये अपने आप धराशायी हुआ है। इस वक्त बीजेपी नहीं दिख रही है। अगर दो तरफा है भी तो ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच का दो तरफा नहीं है, ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच का दो तरफा चुनाव बनता चला जा रहा है। और प्रियंका जी का आखिरी 2 दिनों में आ जाना, और खास तौर पे एक रैली का जिसका मुझे पता ही है कि 2 तारीख को रैली करेंगी, उसके बाद हम देखेंगे कि जो थोड़ा संदेह लोगों के बीच में रह गया था कि कांग्रेस कहाँ है, वो खत्म हुआ है। कल ही मुझे एक व्यक्ति मिले थे जो कि पूर्व फौजी थे, आम आदमी पार्टी को वोट दिया करते थे, मुझे कह रहे थे कि भाई आप लोग तो कुछ कमाल कर दिखा रहे हैं। तो मैंने कहा वापस लौटिए, हम कमाल कर दिखा रहे हैं तो आपको भी कमाल कर दिखाना चाहिए। तो ऐसे लोग हो रहे हैं, और मैं समझती हूँ कि दो तरफा चुनाव होने। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनुमा जी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑन जनगण मन 24/7। थैंक यू सो मच।